हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। इस साल की आखिरी क्लास है, बट ये एक नई शुरुआत भी है जहां पे अगले साल 2026 में जब आप कदम रखेंगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी एंड उन अपॉर्चुनिटी में से एक हो सकती है ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम की। आई वांट टू मेक श्योर कि आप जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आप अपने आप में विश्वास भरिए एंड कोशिश कीजिए कि इस साल जम के मेहनत करें एंड अपनी ड्रीम को सक्सेस में चेंज कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आखिरी उन 4 टॉपिक से जो इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम डार्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे यहां से। देन वी गोना टॉक अबाउट बुद्धिस्ट सेटलमेंट जो कि हमें बारामूला में मिली है। देन हम एसेट क्वालिटी की बात करेंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की। लास्ट में हम पॉस्को एक्ट के रिगार्डिंग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी चीजों को समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा बिलियंस एंड बिलियंस ईयर पहले एक छोटी सी टाइनी बॉल आपका यूनिवर्स हुआ करती थी, बट ये एक्सप्लोड करती है एंड इसके बाद से कंटिन्यूसली आपका यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करता जा रहा है। अब इसी रेट ऑफ एक्सपेंशन को साइंटिस्ट समझने के लिए एक जर्नल थ्योरम निकालते हैं एंड उस थ्योरम से रेट ऑफ एक्सपेंशन कैलकुलेट किया जाता है। बट जब एक्चुअल आप देखते हैं एक्सपेंशन यूनिवर्स का, तो हमें यह समझ में आता है कि यूनिवर्स उस थ्योरम के मुकाबले जो हमने कैलकुलेशन करके चीज निकाली थी उससे कहीं तेजी से आपका एक्सपैंड कर रहा है। तो कहते हैं ये तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटी जो है, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स वर्क कर रही हो एंड ये फोर्स काफी, मतलब आप ये कह सकते हो कि स्ट्रांग हो। तो यहां से आपकी डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यानी डार्क एनर्जी वो एनर्जी है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इसमें एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एनर्जी, बिकॉज ये एनर्जी इंटरेक्ट बहुत कम करती है हम जैसे मैटर्स के साथ। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन जो हैं, इनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए हमने देखा है। मतलब आप मैटर के बारे में बात करें तो मैटर के अंदर जब ये इंटरेक्ट करते हैं हमें पता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज डार्क एनर्जी जो कि 60 to 70% यूनिवर्स का है, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब इसके लिए एक थ्योरम आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, दैट वाज लैम्डा कोल्ड मैटर मॉडल। इस मॉडल में यह कहा गया था कि डार्क एनर्जी जो है ये एक कांस्टेंट फोर्स है एंड ये हमेशा आपकी एक्सेलरेट करती रहती है। बट रिसेंटली साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी ने यह सजेस्ट किया कि डार्क एनर्जी अब शायद वीक होती जा रही है एंड जिसकी वजह से यूनिवर्स का एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। तो कहते हैं इसमें 2 प्रोबेबिलिटी आएंगी। जैसे अगर लेट्स से यहां पर डार्क एनर्जी अगर आपकी स्ट्रेंथन होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा कि स्टार, सन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब सब कुछ आपका टीयर यानी खत्म हो जाएगा। तो चाहे गैलेक्सी हो, स्टार्स हो, प्लैनेट हो, इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर सब खत्म हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, डार्क मैटर अगर वीक होता है तो जो आपकी ग्रेविटी है ये सब चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण यूनिवर्स जो है आपका वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अब ये कियास लगाई जा रही है कि अगर डार्क एनर्जी आपकी वीक हो रही है तो ये बिग क्रंच जो है ये कहीं ना कहीं आएगा एंड इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि फर्दर लाइक आज से कुछ हजारों, लाखों, करोड़ों साल बाद यूनिवर्स आपका एग्जिस्ट करना ही बंद कर जाएगा। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई एक बिग फ्रीज भी होता है जहां पे कंटिन्यूसली ये एक्सपैंड करता है इनडेफिनेटली एंड एक कांस्टेंट डार्क एनर्जी की डेंसिटी आपको देखने को मिलती है एंड आप अपने आप में एक कांस्टेंट फोर्स मेंटेन करके रखते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी एंड डार्क एनर्जी, एक बैलेंस रहता है। तो जिससे यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड भी करता है, बट इतना एक्सपैंड नहीं करता है कि भाई आपका वो यूनिवर्स लाइक आप कह सकते हो कि टूट के बिखर जाए, और ना ही वो इतना कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कोलैप्स कर जाए। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब जनरली जब आप बात करते हैं कि हम कैसे एक्सपेंशन को मेजर करते हैं, तो एक वर्ड यूज किया जाता है रेड शिफ्ट, जिसे जेड से डोनेट किया जाता है। अब यहां पे क्या होता है कि आप जो लाइट है, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जितनी दूर एक गैलेक्सी जाएगी तो उसकी लाइट उतनी डिम होती जाएगी।
तो उसी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं, मेजर करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं कि यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल में ध्यान में रखनी थी। अब इससे रिगार्डिंग आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर साइटेड एज एविडेंस फॉर कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स? डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेना इन द स्पेस, मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड इन द स्पेस, ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन द स्पेस। अब सुपरनोवा से भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बट मेजरली रेडशिफ्ट और सुपरनोवा यही दो ऐसे फिनोमेना है जिससे हमें इसके बारे में पता लगता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं। बट आइए अब बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बारामूला में हमने कुछ ड्रोन्स के साथ एक्सप्लोर किया और इवन पेनिट्रेटिंग रडार्स के साथ एक्सप्लोर किया बारामूला का एक एरिया, जहानपुरा करके। अब इस एरिया में हमें कुषाण पीरियड के कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हमें देखने को मिली है। तो कहते हैं कि भी इसमें एक हाइब्रिड आपका आर्किटेक्चर यूज किया गया, जिसमें एप्सिडल स्तूपास है सेमी सर्कुलर शेप में, एंड ट्रेस स्तूपास है जो कि आपके रिजेंबल करते हैं स्टूपा 3 से, जो कि सांची में आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो इसमें लोकल मटेरियल का यूज किया गया, जैसे कंकर का इस्तेमाल किया गया, जिसे कंजूर स्टोन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लाइम स्टोन मोटार का भी यूज किया गया, यानी लाइम मोटार का भी यूज किया गया, जो कि पहले हिमालयन एरिया में कॉमन बिल्डिंग मटेरियल हुआ करता था। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है विशाखापुर, जो एक आप ये कह सकते हैं कि कुषाण किंग थे विशाख, उनकी एक सिटी जो उन्होंने स्टैब्लिश की थी उसको रिजेंबल कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो बात की गई थी सेम उसी तरह की फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट का भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिला, पेंटिंग का, जहां पे आपके जो ग्रीक फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं पोट्री और जो आपके यहाँ पे लेट्स से आपकी पेंटिंग है उनके अंदर। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपके सरवस्ती वाड़ा जो कनेक्शन है वो भी एस्टैब्लिश होता है। देखो ये जो स्कूल था बुद्धिज्म का, ये कश्मीर से बिलोंग करता था, इसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी यहाँ पे, एंड बहुत सारे लोग आसपास से यहाँ पे आके सेटल होते थे, जो स्कॉलर्स हैं उनको ये होस्ट किया करता था। एंड इन्होंने बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया को बनाया था, जिसे महाविभाषा कहा जाता है, जो 4th काउंसिल हुई थी कश्मीर में हुई थी, एंड इसमें जो कनिष्क 1 थे उन्होंने इसको होल्ड किया था। एंड ये कहा जाता है कि भैया ये गोल्डन एज थी महायान बुद्धिज्म के लिए। एंड मोर ओवर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे एरियाज है जहां पे बुद्धिज्म आपको देखने को मिलता है, जैसे सारनाथ हो गया, कपिलवस्तु हो गया, लुम्बिनी, बोध गया, नालंदा, कुशीनगर, देन उसके अलावा आपको अजंता अलोरा केव्स याद होंगी, देन बमियन बुद्धा के बारे में आपने सुना होगा, एंड तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर साइट्स जो आपको याद रखनी है। अब बात की जाए बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो फर्स्ट काउंसिल आपकी राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के नेतृत्व में। एंड यहाँ पे बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विनय पतिकास एंड आपकी सुत पतिकास को लाइक आप ये कह सकते हो कि कोडिफाई किया गया था। सेकंड काउंसिल के अंदर अगर हम बात करें काल अशोक के पीरियड में हुई थी, एंड ये वैशाली में हुई थी, एंड यहाँ पे विनय और जो आपके लाइक 10 पॉइंटर्स थे उससे रिलेटेड उसको कोडिफाई किया गया था। देन थर्ड काउंसिल जो हुई थी पाटलिपुत्रा में हुई थी, यहाँ पे अशोक के लाइक आप कह सकते हो राज्य में हुई थी ये, एंड यहाँ पे अभिधामा पतिका को आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कोडिफाई किया गया था। एंड मोर ओवर यहाँ इसके बाद जो बुद्धिज्म है वो बाहर की तरफ स्प्रेड करना स्टार्ट करता है। देन फोर्थ काउंसिल की बात करें तो कश्मीर में हुई थी कनिष्क 1 के टाइम पे, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पे आपको याद रखना है, विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Concept of stupas is Buddhism in origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhism tradition. तो आपसे इसके बारे में पूछा कितनी स्टेटमेंट ठीक है, आप करेक्ट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। देखिए मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया,
अब वो पर्सन 90 दिनों के बाद ना तो इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 90 दिनों हो चुके हैं, ना तो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है और ना ही वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा है, तो इसे कहा जाता है एनपीए। तो एक ऐसा लोन और एडवांस जो नॉन परफॉर्मिंग बन चुका है एंड 90 दिन या उससे ज्यादा से पेमेंट ड्यू है, तो इसको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें जीरो का मतलब होता है कि 30 दिन से ओवर ड्यू है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अभी नहीं आया, 30 दिन हुए हैं। नंबर 1 आ जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, दैट इज 31 से 60 दिन, एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 ये 61 से 90 डेज को आपके रेप्लिकेट करता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस एनपीए, जहां पे आप कहते हैं कि भाई लमसम कितना पैसा बैंक का अब खराब हो चुका है, जो लोन दिए थे वो वापस नहीं आ रहे, उसे आप क्या कह देते हो, ग्रॉस एनपीए। पर जब इसमें से प्रोविजंस को माइनस कर देते हैं, जो आपने मनी यहां पर सेट असाइड करी है अपनी बैंक के अंदर, जो बैड लोन को काउंटर करने के लिए आपने डाली है, तो उसके बाद जो बचता है दैट इज नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कहा जाता है कि भाई अभी पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जहां पे बैंक्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है आरबीआई, एंड इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद जैसे लोन, लेंडिंग और बाकी चीजों के ऊपर डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके ऊपर रोक लगाने के बाद बैंक को कहा जाता है कि भाई आप अपना एनपीए ठीक कीजिए। देन कैपिटल एडुकेसी रेशियो के अंदर जो बैंक है उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कुछ हाई रिस्क वेटेज वाले जो एसेट है उसके लिए अलग से रखनी होती है। देन बैड बैंक, ये बैंक के जो लोन्स हैं उनको सस्ते दरों पे खरीदता है। जैसे लेट्स से एक पर्सन ने 100 करोड़ का लोन लिया था, इसमें से इसने 50 करोड़ पे कर दिया, बट बाकी 50 करोड़ पेंडिंग था, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगते हुए ये 70-80 करोड़ के आसपास आ गया। अब बैंक के पास, बैड बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इसको सस्ते दामों पे खरीद ले, यानी 40-50 करोड़ के आसपास ही इसे खरीद लेगा, वैसे तो हो सकता है कि इससे भी कम में खरीदे, एंड बाकी मनी को यहां पर रिकवर करके जो एक्चुअल में डील हुई थी कि भाई हम 30-40 करोड़ जो भी आपको पे करेंगे वो यहां पे इन्हें दे देता है अपफ्रंट। तो दैट कैन बी देयर। तो इसको भी हमने सेटअप किया। एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हमें पहले सुनने को मिलती थी, जहां पर बैंक्स के अंदर एनपीए बहुत ज्यादा था एंड जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वहां पर आपकी ओवर लिवरेज देखने को मिल रही थी, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी के हालात काफी खराब थे। एक बेसल नॉर्म के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, ये एक्चुअल में बैंकिंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। तो यहां पे बेसल 3 को करंटली हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप याद रखना। तो यहां पे फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में कुछ 2017 में आपके क्वेश्चन आए थे, आप इसके बारे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट सस्पेंशन ऑफ एक्स बीजेपी एमएलए सेंटेंस इन उन्नाव रेप केस। अब देखो हुआ क्या और यहां पे क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक एमएलए साहब थे, इनके ऊपर रेप केस के इल्जाम लगते, जिसमें ये कॉन्विक्ट होते हैं, एंड दिल्ली हाई कोर्ट जो इनको लाइफ सेंटेंस यहां पे दिया गया था इसके ऊपर रोक लगा देती है। तो पॉस्को एक्ट क्यों लगता है इसको हम समझते हैं। ये एक जेंडर न्यूट्रल आपका एक्ट है, जिसमें 18 साल से छोटे किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई शारीरिक शोषण करता है तो इस चीज को ये संज्ञान में लेता है। मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में या सेक्सुअल अब्यूज के केस में, हरासमेंट के केस में, पोर्नोग्राफी के केस में ये पर्सन को अरेस्ट करते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करती है, एंड यहां पे इसका ओवरराइडिंग पावर है। मतलब अगर कोई भी अपना कानून इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो ये कानून सर्वोपरि है। देन यहां पे ये कहा जाता है कि सेक्शन 5 के अंदर एक पर्सन अगर लाइक ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता है तो उस केस में उस पर्सन को सजा भी उतनी ज्यादा मिलेगी। लेट्स से यहां पे पॉस्को एक्ट किसी रिलेटिव के ऊपर लगा, या लेट्स से कोई ऐसा पर्सन जो कि पब्लिक सर्विसेज में है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे पुलिस हो सकता है, आर्म फोर्सेस हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, या पर्सन जो पोजीशन में जैसे टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एंड माइट बी अ पॉसिबिलिटी कोई और पर्सन जो यहां पे जिसके ऊपर पर्सन को सामने वाले पे भरोसा था, अगर वो पर्सन शारीरिक शोषण करता है तो उस केस में यहां पर मिनिमम 20 साल का सेंटेंस अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकते हैं, एंड इवन डेथ पेनल्टी भी देखने को मिल सकती है पोस्ट 2019 की अमेंडमेंट के बाद।
अब कहा जाता है कि भाई यहां पर सेक्शन 29 एंड 30 क्या कहती है। देखिए, नॉर्मली आपका कानून ये कहता है कि भाई आप इनोसेंट हैं जब तक आपको गिल्टी प्रूव ना किया जाए। बट यहां पे एक बार अगर पोस्ट को अप्लाई हो जाता है किसी पर्सन के ऊपर, तो उसको यहां पे ये प्रूव करना होगा अपनी इनोसेंस को। मैंडेटरी रिपोर्टिंग, लेट्स से अगर यहां पे कोई पर्सन है, चाहे डॉक्टर है या नेबर है, जिसको इस तरह के ऑफेंस के बारे में पता लगता है, तो इसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो 6 महीने तक की सजा यहां पर इस पर्सन को भी हो सकती है। एंड अगर लेट्स से कोई बहुत पुराना केस है और उसको कोई रिपोर्ट करना चाहता है, तो इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, फिर भी रिपोर्ट किया जा सकता है। एंड प्रिवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पे सेक्शन 33 क्लॉज 7 एंड सेक्शन 24 क्लॉज 5 के अंदर है, जहां पे बच्चे की आइडेंटिटी मीडिया से बचाने की बात की गई है। इवन कोर्ट रूम्स में भी डिस्क्लोज ना करने की बात की गई। तो कहा जाता है कि भाई अब इसमें एक डिबेट चल रही थी कि भाई पब्लिक सर्वेंट की अंदर एमपी एमएलए आते हैं कि नहीं। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में बात करते हैं 1988 का, इसके सेक्शन 2 ये कहता है एमपी एमएलए अगर ये ब्राइबरी, मिसकंडक्ट या ऑफिशियल पावर का अब्यूज करते हैं, तो उस केस में ये अपनी पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, एंड उस केस में आप इन्हें सजा देने की बात करते हैं। तो अगर करप्शन केस के अंदर ये पब्लिक सर्वेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो पॉस्को एक्ट के अंडर भी यही होना चाहिए। एंड जिसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर रोक लगा दी। एंड देखना ये है कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। आने वाले समय में इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की और बातचीत बाकी है, तो उसके बाद एंड रिजल्ट का हमें पता लग पाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये चीज पढ़नी थी। आई होप आपका ये साल काफ़ी अच्छा गया हो एंड अगला साल भी अच्छा जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।